अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल आपको वैल्यूएशन शुरू कराई थी मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में और एक सेंटेंस पढ़ाया था। बस क्या पढ़ाया था सेंटेंस? सेम मेथड्स विल बी यूज्ड। बस आज भी ना दो हैवी सवाल करते हैं और वो भी जो एक्विजिशन मर्जर की एक्स्ट्रा बातें होती हैं उसके बगैर बगैर चल जाएंगे। वैल्यूएशन प्रैक्टिस ही है। मैंने जो सवाल बोर्ड पे कराने हैं उसमें सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे फैसला किया, कि तरीका लगाना है। तो जो एक्विजिशन मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बातें हैं उनको सिखाने से पहले आज दो तगड़े सवाल और कराता हूं। एक पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। ये पुरानी बुक में भी मेरा ख्याल है कि 18 ही था, विंटर 2015, नेशनल एयरलाइंस लिमिटेड। देखिए 18 ही था। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लें। जी पढ़ लिया। अच्छा, मुझे लगता है मैंने कल एक बात की थी, अगर की थी तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बता देता हूँ कि
जब वैल्यूएशन मेथड्स पढ़े हैं तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी, यानी वैल्यू ऑफ शेयर, या वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस। अच्छा, वैल्यू ऑफ पूरे बिजनेस से मुराद ये है कि इक्विटी डेट दोनों। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे तो क्या निकल रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी या पूरा बिजनेस? क्यों? क्योंकि डिविडेंड है ही इक्विटी शेयर होल्डर्स की चीज, यूज ही के ही कर रहे हैं। अच्छा, पी रेशियो मेथड, उससे भी इक्विटी निकलेगी क्योंकि प्राइस, शेयर की प्राइस पर अर्निंग ईपीएस, तो ये भी शेयर की बात हो रही है। फ्री कैश फ्लो से दो है, हाँ। अगर फ्री कैश फ्लो टू फर्म यूज करेंगे और वैक यूज करेंगे तो वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस, और अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और के यूज करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा जी, और क्या था? वो एसेट बेस्ड मेथड शुरू में बताए थे। एसेट बेस्ड मेथड पहले ही मेरे ख्याल में लेक्चर में किए थे। बुक वैल्यूज की बेस पे कर लें, या रियलाइजेबल वैल्यूज, या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, वो भी इक्विटी ही थी क्योंकि एसेट्स मतलब नेट एसेट्स यूज किए थे, तो वो भी इक्विटी थी। यानी सिर्फ और सिर्फ फ्री कैश फ्लो मेथड ऐसा है कि जिससे वैल्यू ऑफ बिजनेस भी निकल सकती है, जो कल वाले सवाल में भी निकाली थी। अदरवाइज पी रेशियो मेथड, एसेट बेस्ड मेथड, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, ये इक्विटी की वैल्यू ही डायरेक्टली निकालते हैं और डेट की वैल्यू निकालने के अलग मेथड्स थे। तो सिर्फ और सिर्फ फ्री कैश फ्लो ऐसा है जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वरना पीई रेशियो, डिविडेंड वैल्यूएशन, एसेट बेस्ड, ये सब डायरेक्टली इक्विटी की वैल्यू बता रहे हैं। जब हम एक्विजिशन मर्जर की बात कर रहे हैं तो हम इस टॉपिक को किसके कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं? मेनली एक्वायरर। एक्वायरर ने क्या एक्वायर करना है, पूरा बिजनेस या इक्विटी? इक्विटी भाई। कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदना है, कंपनी पी ने कंपनी एस को खरीदना है, तो कंपनी एस की क्या बिल्डिंग खरीद लेंगे जाके? क्या खरीदेंगे? उसके शेयर्स खरीदेंगे ना। मालिक शेयर्स खरीदने से बनते हैं कि डिबेंचर खरीदने से बनते हैं? तो कंपनी खरीदने का मतलब है इक्विटी खरीदनी होगी। जब एक कंपनी ने कंसोलिडेशन पढ़ के आए हैं जवानी में, तो उसमें शेयर्स खरीदते हैं कि डिबेंचर्स खरीद रहे होते हैं? शेयर्स। जब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीदना है, यानी उसकी ओनरशिप खरीदनी है, तो इक्विटी को खरीदना है। हो सकता है उसके लोन्स भी टेक ओवर कर लें, लेकिन जो बहुत कॉमन बात नहीं है। एक कंपनी को खरीदने का मतलब उसकी इक्विटी खरीदना है। तो एक्विजिशन मर्जर के लिए तो होती ही वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी चाहिए ही वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, किन हालात में वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस निकालनी होगी, वो मैंने आपको भी एक्स्ट्रा बातें नहीं बताई, अभी तो हम पुराने नॉलेज को चला रहे हैं, और वो भी सिर्फ फ्री कैश फ्लो टू फर्म की बेस पे ही होगी। वरना एक्विजिशन पर्पस के लिए वैल्यूएशन चाहिए ही किसकी? इक्विटी की। अच्छा, किस कंपनी की इक्विटी? टारगेट के एक्वायरर? टारगेट ना। ये वैल्यूएशन को अगर हम एक्विजिशन मर्जर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो हमने निकालनी ही वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और टारगेट कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली। ये सवाल पढ़ लिया। इस सवाल में टारगेट कंपनी है एनएल, और कोई लोकल ग्रुप है जो इस एनएल को खरीदना चाह रहा है। अब ये एनएल के लास्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, और बाकी फिर आगे प्रोजेक्शंस बताई हुई है, नंबर ऑफ लाइट्स और पैसेंजर्स और फ्यूल और ये सारे। और उससे फिर सबसे आखिर सेकंड लास्ट पॉइंट, फ्री कैश फ्लोज ग्रो करेंगे, तो बस फ्री कैश फ्लो मेथड है। और रिक्वायर्ड कैलकुलेट द बिड प्राइस, तो क्या खरीदना है जिसकी बिड प्राइस? इक्विटी खरीदनी है, और 40% खरीदना है, तो पहले पूरी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आएगी, उसका 40% ले लेंगे, तो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है ना। तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी या फ्री कैश फ्लो टू फर्म यूज करना? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अब चूंकि मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें अभी वो जो एक्विजिशन की होनी है वो नहीं बताई, उसके बगैर जो सादे सवाल हो सकते हैं ना, पहले मैं वो करा रहा हूं। फिर एक्विजिशन में जिन एक्स्ट्रा बातों का ख्याल रखना होता है फिर वो बताऊंगा और उसके सवाल कराऊंगा। अभी ये बगैर एक्स्ट्रा बातें बगैर हो सकता है। अभी फिलहाल इसको मैं ज्यादा डिस्कस, बल्कि बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा, और आप भी मत सोचिए क्योंकि एक्स्ट्रा वाली बातें मैंने अभी नहीं बताई। तो इन फ्री कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग किस रेट से करें?
कहाँ है कई? कहाँ से निकाले? जमीन से? कहाँ है बीटे, कहाँ है आरएफ, कहाँ है आरएम? इतना तो पता चल रहा है कि कैश फ्लो से करना, ठीक है, तो किससे डिस्काउंट करें? बहुत ज्यादा दिमाग लगाए बगैर 16%, 16%, बस वो कह रहा है 16% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बस। हाँ, जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो डिस्काउंट रेट क्या रखना है, केई रखना है कि वैक रखना है, ये सब बातें मैंने करनी है आगे डिस्कस। अभी ये जो मैंने अभी सवाल चुना है और उसके बाद भी जो कराना है ना, ये वो एक्स्ट्रा बातें बगैर बताए हो सकता है। इस सवाल से ये पता चल रहा है कि फ्री कैश फ्लो मेथड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसमें जरूर हम इस बहस को करते और अगले सवालों में बिल्कुल करेंगे, केई से डिस्काउंट करना है कि वैक से डिस्काउंट करना है, लेकिन इस सवाल में डेटा ही नहीं है जिसके इस बहस की जरूरत हो। कहीं है ही नहीं को आरएफ आरएम को केई निकालने का कुछ तरीका ही नहीं है। तो बस इसको भी कल वाले सवाल की तरह, जब इन्वेस्टर कह रहा है मैंने इतने % पे डिस्काउंट करना है, तो बस इतने % डिस्काउंट करना है। कल वाले सवाल में भी यही था ना कि इन्वेस्टर कह रहा था कि मैंने बस करना है 10%, 20%, पता नहीं क्या था, वो जो दवाइयां बेच रहे थे क्या था उसमें, पता नहीं 20% था, उसमें यही था कि वो इस प्रोजेक्ट को इस रेट पे डिस्काउंट करना चाहता है, तो बस कह दिया तो कह दिया। तो इसी तरह इस सवाल में हमें बहस ही नहीं करनी कि केई निकालना है कि वैक निकालना है, क्योंकि है ही कुछ नहीं 16% के अलावा। तो बस चुप करके क्या कर लें, 16% पे डिस्काउंट कर लें। हाँ, ये जरूर बहस होने का डाटा है कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म लें एनएल के फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लें, है टू इक्विटी। फाइनेंशियल चार्जेस है ना, इंटरेस्ट है, हमने वैल्यू निकालनी किस चीज की है, इक्विटी की। तो कैश फ्लोस कौन से लें, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इसमें आईकेप के सोल्यूशन से इख्तलाफ मुझे ये, उन्होंने फ्री कैश फ्लो टू फर्म लेके बस इक्विटी की वैल्यू निकाल दी थी, तो इंतहाई गलत बात है। तो इसलिए फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कितना है, डेट कहाँ है? हाँ, अगर सवाल में दिया होता तो जरूर फिर मैं आपको ये बातें वो एक्स्ट्रा बातों के बाद बता रहा होता, ये सवाल उसके बाद करा रहा होता। इस सवाल में ना, ये सवाल में वो चीजें ही नहीं है कि जब आप इल्म हासिल कर लेंगे और उसके बाद आप वो चीजें ढूंढें, वो है ही नहीं, इसलिए मैं उस इल्म हासिल करने से पहले ही आपको ये सवाल करा रहा हूँ। हाँ, अगर डेट होता तो जरूर हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म लेके वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते, उसमें से डेट की वैल्यू माइनस कर लेते। तो ना इसमें डेट है ना केई का चक्कर है, तो इसलिए बस सादा सा कैश फ्लोज है और 16%। अब बना वैसे ये भी चूंकि 6 साल पुरानी बात है, 7 साल, अब सवालों का लेवल बेहतर हो गया हुआ है। बेहतर से मुराद ये है कि अब अच्छे ड्राफ्टेड सवाल होते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि 2-2 सफे का एक सवाल हो गया। चले ये सवाल करते हैं। अच्छा, इस सवाल वैसे तो बीएफडी के बचपन में मैंने ये बात बताई थी, लेकिन ये भूल भाल ना गए हूं, इसलिए मैं उसकी रीजन दोबारा बता देता हूं। अगर एक साल का 2021 का सेल्स रेवेन्यू 360 मिलियन रुपए था और आपको कहा जाता है कि यूनिट्स ग्रो करेंगे 7% और प्राइस इन्फ्लेट करेगी 10%, तो क्या करते आ रहे हैं हम अब तक, मतलब अगले साल की सेल कैसे निकालें? 1.1 भी और 1.07 भी। तो इसमें ना ऐसी किसी मासूम बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि हम 7 भी करना है 10 भी करना है तो क्यों ना 17% से बढ़ा दें। नहीं, कोई मासूम नहीं, आप नहीं आ तो सकता है, आ सकता है कि 7 भी बढ़ाना है 10 भी बढ़ाना है तो 17 ही से बढ़ा देते हैं। नहीं, लेकिन बात तो यह है कि 7% से भी बढ़ाना है 10% से भी बढ़ाना है, तो जब दोनों से ही बढ़ाना है तो दोनों को मिला के ही बढ़ा देते हैं। नहीं है? अच्छा, और कोई रीजन? क्यों ऐसा, 17 क्यों ना करें? लेकिन अंदर दोनों चीजें ही है ना, लेकिन हम यहाँ पे 100 हम अगर 360 ले रहे हैं उसको हम 100 मान के चल रहे हैं। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको तोड़ के भी बता देता हूँ। ये जो 360 निकला होगा, ये निकला होगा यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई किया होगा, ये ऐसे 360 बना होगा। अब अगले साल के जो यूनिट्स होंगे
वो इतने होंगे, और जो अगले साल की प्राइस होगी वो इतनी होगी। ये अगले साल के यूनिट्स होंगे और ये अगले साल की प्राइस होगी। तो अब हम नीले नीले अलग कर लेते हैं, लाल लाल अलग कर लेते हैं। तो ये पीछे रह जाएंगे पुराने वाले यूनिट्स इनटू पुरानी वाली प्राइस इनटू ये लाल वाला 1.07 इनटू ये लाल वाला 1.1। तो ये 360 मिलियन है। तो ये 7 अलग और 10 अलग रखते होते हैं, और दोनों इसलिए डाल रहे होते हैं क्योंकि ये जो सेल्स की वैल्यू है इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ रहे हैं, प्राइस भी आ रही है। ये जो सवाल अभी करने लगे हैं ना जी, हाँ, प्राइस किसकी प्राइस, बुक वैल्यू किसकी बुक वैल्यू, हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, हाँ, किसकी बुक वैल्यू, इक्विटी की। नहीं, क्यों है वो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ही है कि प्राइस शेयर की क्या है और उसकी बुक वैल्यू क्या है, इनकी आपस की रेशियो क्या है। तो ये चीज है ही शेयर्स की। अच्छा, इसमें ना रेवेन्यू कैलकुलेशन ही मजेदार है जो कल भी थी। तो मैं तो चलो बोर्ड पे कर ही दूंगा, मेरी ख्वाहिश ये है कि 10 मिनट ले लें आप, लेकिन आप खुद ट्राई करें। मैं कर दूंगा बोर्ड पे, लेकिन पहले आप ट्राई करें। इसमें बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, इसमें नंबर ऑफ पर्संस भी हैं, नंबर ऑफ प्लेन्स भी हैं, प्राइस भी है, प्लेन्स भी बड़े मुफ्तखोरे भी हैं इसके अंदर, सरकारी मुलाजिम, प्राइस भी चेंज होनी है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी चेंज होनी है, बंदे भी चेंज होने हैं। तो इसलिए रेवेन्यू की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसमें, तो आप पहले खुद ट्राई करें, रेवेन्यू कैलकुलेट करें 5 साल का। अच्छा, 5 साल मैंने बोल तो दिया। फ्री कैश फ्लो से हमने करना है, कितने कॉलम बनाने हैं, और टर्मिनल फिर कब से आगे बना लेनी है, क्यों 5? पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में भी लिखा हुआ है, और उसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट में भी लिखा हुआ है कि 2020 के बाद, तो सवाल में गिवन है 15, तो 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल और 20 के बाद का ग्रोथ रेट दिया हुआ है, तो इसलिए 5 कैश के कॉलम बनने हैं। रेवेन्यू आप लोग कैलकुलेट करें, शाबाश, कोशिश जरूर करना यार, मैं फिर कर ही दूंगा बोर्ड पे।
हाँ जी, 10 मिनट तो हो गए यार।
चलें पूरा भी करना है यार, चलें ठीक है, जहां तक भी कोशिश की इधर देखें। इसलिए ट्राई करने को कहता हूँ कि आप ना दिमाग इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं कर रहा हूँ सवाल, वो तो मैं ही कर रहा हूँ। रेवेन्यू 3 चीजों से मिलकर बन रहा होगा, क्योंकि टिकट पर पर्सन होगा और जहाज एक से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो 180 बताए हुए हैं वो एक जहाज के हैं, तो पूरी कंपनी का रेवेन्यू टिकट प्राइस इनटू एक जहाज के लोग इनटू नंबर ऑफ प्लेन्स, ये 3 चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो कंपनी का रेवेन्यू बनेगा। और चूंकि बीच में सस्ते वाले लोग भी हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रॉस रेवेन्यू कैलकुलेट करके डिस्काउंट माइनस कर लें, या ये भी कर सकते हैं कि 2 रेवेन्यूज कैलकुलेट कर लें, नॉर्मल वाला और डिस्काउंटेड वाला। खैर मैं बताता हूं बोर्ड पे। तो रेवेन्यू 3 चीजों से मिलके बनेगा, ये बात ना समझ आ सकी हो अभी तक। रेवेन्यू इन 3 चीजों से मिलके बनेगा, एक बंदे की प्राइस है, एक जहाज की सवारियां हैं और नंबर ऑफ जहाज है, तो इन तीनों से मल्टीप्लाई होकर रेवेन्यू बनना है। ये बात ओके है कि नहीं? नहीं अभी भी नहीं, या पढ़ के नहीं समझ आई? दोबारा। जो सवाल के पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2, ऊपर वाला पॉइंट 2, दो है ना पॉइंट नंबरिंग, तो जो शुरू वाला पॉइंट 2 है कि एक जहाज में 180 पैसेंजर्स सफर करते हैं ऑन एन एवरेज, तो ये पर फ्लाइट हो गए। एक ही फ्लाइट है बिजनेस के पास कि एक से ज्यादा है, या नहीं पता चल रहा? ये कैसे पता? अब पूरे साल में इतने सारे लोगों ने सफर किया है, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स, अच्छा नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है ना वो जरूरी नहीं, मतलब आप उसको अगर ये कहें कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स का मतलब है कि बहुत सारे जहाज, नंबर ऑफ प्लेन्स ना कहें, चले नंबर ऑफ फ्लाइट्स कह लें, जरूरी नहीं, हो सकता है एक ही जहाज हो सकता है एक ही जहाज हो, उसी की ट्रिप्स लग रही हैं, तो पूरे साल में एक ही सफर तो जहाज ने नहीं किया होगा ना, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स कह रहे, नंबर ऑफ प्लेन्स नहीं कहते, मैं नंबर ऑफ फ्लाइट्स कह लेते हैं। तो एक पैसेंजर की टिकट तो एक पैसेंजर की होगी, एक जहाज में कितने पैसेंजर हैं, और पूरे साल में कितनी फ्लाइट्स चली। नहीं ठीक अभी भी? मैं फिर कोशिश कर लेता हूं, नहीं ठीक तो पक्की बात है? बाकी लोग सारे भी, एक बंदे की टिकट, नंबर ऑफ लोग इन एक फ्लाइट, और पूरे साल में कितनी फ्लाइट उड़ी। नंबर ऑफ जहाज क्या छोड़ें, फ्लाइट कह लेते हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स। वही जहाज लाहौर से कराची गया, वही फिर कराची से लाहौर आया, वही फिर लाहौर से कराची गया, वही फिर कराची इस्लामाबाद गया, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हो गई। तो इसका मतलब है हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, फिर जाके रेवेन्यू निकलेगा। अब वो तीनों रैंडमली जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकाल लेता हूं मैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2015 गुजरा हुआ साल है, उसमें कितने थे? जो पेड लोग थे, नॉर्मल कह लें और या प्राइवेट कह लें और गवर्नमेंट कह लें, टोटल कितने थे 2015 में? 180। और इस 180 में सरकारी खाते वाले कितने थे? 20, तो बाकी फिर 160 थे। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने परसेंट ग्रो करने? 2017, 2018, 2019, 2020, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने ग्रो करने थ्रू आउट 6? ये पॉइंट नंबर, दूसरे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 3 साल ये 6% ग्रोथ कर रहे हैं, उसके बाद नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में लिखा है कि उन्होंने भी सेम रेट पे ग्रो करना है। तो नीचे वाले पॉइंट 2 और पॉइंट 3, तो ये 6% ग्रो करेंगे और इधर नहीं होंगी। 6%, 6%, 6% और कुछ नहीं, तो इधर कितने होंगे? 191, 202, 214, 214, 214। ये टोटल बताए कि गवर्नमेंट के बताए? मेरे ख्याल में टोटल बताए आपने।
160 को बढ़ाए ना, 170, 180, 202, नहीं 191, 191 है। पैसेंजर्स 6% बढ़ने, तो ये 160 को 6% बढ़ाया ना, तो बस अब 20 को 6% बढ़ा दें। वन 191, 202, 215, 215, 215, 191 है कि 190 है? ठीक है, ये आ गए नंबर ऑफ पैसेंजर्स। नंबर ऑफ फ्लाइट्स। अच्छा, नंबर ऑफ फ्लाइट्स 2015 में कितनी थी? अगर पूरे साल में 4.3 मिलियन पैसेंजर्स थे और एक जहाज में 180 थे, तो 2015 की थी 4.3 मिलियन लोग डिवाइडेड बाय 180, 238889, इतनी फ्लाइट्स थी 2015 में। उसके बाद फ्लाइट्स ग्रो करेंगी, एक ही रेट है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। चलें, इसको ना ऐसे कह देते हैं कि ग्रोथ क्या है जी, पहले में 4%, 4%, 4%, पहले 2 साल 4%, 5, फिर 5, फिर 5। तो इसको बढ़ाएं पहले 4, 2, 5, 8, 2, 4, 8, 4, 5, 2, 5, 8, 3, 8, 2, 7, 1, 3, 0, 2, 8, 4, 8, 7, 2, 9, 9, 1, 1। ये हो गई नंबर ऑफ फ्लाइट्स। और तीसरी चीज क्या बढ़ानी है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ गए, फ्लाइट्स आ गई, टिकट। तो प्राइस पर पैसेंजर, दो 2015 वाली, ये देखें 2015 वाली जो एक फ्लाइट में लोग थे, उनमें 160 लोगों ने एक्स पे किया था और 20 लोगों ने 0.5x पे किया था। तो ये एक फ्लाइट का रेवेन्यू आया था। और इतनी फ्लाइट्स उड़ी थी, 2, 3, ये क्या बनेगा? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है 144,342 मिलियन के 3 जीरो मिलियन, यानी ये ना। अब यहां से x कैलकुलेट होगा 35543।
ये एक बंदे की नॉर्मल टिकट प्राइस, इतने लोग पूरी प्राइस दे रहे थे, इतने लोग आधी प्राइस दे रहे थे। एक जहाज का रेवेन्यू इनटू नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ये निकल आई एक पर्सन की नॉर्मल प्राइस। अच्छा, प्राइस ने कितना महंगा होना है, ये भी अलग अलग है या सेम है? तो इसको हम कह देते हैं लास्ट ईयर इनटू 1.02। तो 2016 की हम्म 36254 36978 37717 38 39241। ये तीनों कैलकुलेशन देख लें और इसमें बताएं कोई चीज पूछनी हो तो। हाँ जी, तीनों चीजें ओके। अच्छा, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इंटू दिस, ये नॉर्मल रेवेन्यू आ गया, और दिस इंटू दिस, लेकिन डिस्काउंटेड वाला, वो दो रेवेन्यू आएंगे, उनको ऐड कर लें। या फिर दिस ग्रॉस रेवेन्यू और उसमें से माइनस डिस्काउंट। इसी के आगे चल रहा हूं मैं, ग्रॉस रेवेन्यू निकालने चलें। अच्छा, ये ना आई कैप के सॉल्यूशन में भी एक, वैसे तो खैर कैफ के जमाने से ही आप ऐसे ही जानते होंगे, करते होंगे, कि जब बहुत सारी कैलकुलेशंस आपस में लिंक्ड हो ना, तो उसमें रेफरेंस कर लेना चाहिए, लेबल लगा लेने चाहिए। आप इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, डी ई, और अब हम कह रहे हैं जी ग्रॉस रेवेन्यू हम निकालने लगे हैं सी इंटू डी इंटू ई। 15 की तो खैर जरूरत नहीं है, 16 ही बताएं, 16 17 18 19 20। और ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं तो सवाल मिलियन में चलाएंगे हम। इसी के नीचे चल रहा हूं मैं, इसी वर्किंग वन में ही आ रहा हूं नीचे। 191 इंटू ये मिलियन में करिएगा। 172040, this into this into this। रेहान, ये सारा नजर आ रहा है। 192,998। डबल 2,00,00,00। 235,630। और ये 252,354।
354। अच्छा, लाइनों के हिसाब से उतनी ही देनी थी, मेहनत के हिसाब से उतनी होनी थी। आप ये 2 रेवेन्यूज करके भी ऐड कर सकते थे और ग्रॉस रेवेन्यू निकाल के डिस्काउंट लेस कर दें, लाइनें खैर उतनी ही लगेंगी। और इसमें से लेस कर देते हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट चूंकि हर साल का अलग अलग है तो हम पेपर मार्कर को बस इतना बता देते हैं कि हम कर रहे हैं बी इंटू डी इंटू ई इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लोग एक फ्लाइट में इंटू नंबर ऑफ फ्लाइट्स, टोटल लोग इंटू नॉर्मल टिकट इंटू डिस्काउंट परसेंटेज, और वो हर साल की अलग अलग बताई हुई है। तो अब आपने 21 इंटू ये और 2016 वाला डिस्काउंट से मल्टीप्लाई, 6620। 5255। 61 डिस्काउंट रेट एक ही ना लगाई जाना, 6140। हाँ, बस पहले साल का फर्क था, बाकी तो सेम है। सिक्स फाइव ये वाला क्या, ये वाला 7042। तो ये जो उन लोगों को डिस्काउंट देना है ये माइनस कर लें तो ये रेवेन्यू निकल आया 165 187743 312। कौन सा वाला 213 229066। ये है जी आंसर की पहली लाइन, रेवेन्यू। सर एक मिनट, चलो खैर है। हाँ जी, ए और बी को अलग करके ऐड करें तो हाँ सेम आएगा। आप डिस्काउंट परसेंटेज लगा रहे होंगे, नेट ऑफ डिस्काउंट करना है। अगर आपने 2 रेवेन्यू अलग निकालने हैं तो दिस इंटू दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 35% नहीं, इंटू 65%। आप 35 ले रहे होंगे। ये तकरीबन पौने घंटे में रेवेन्यू हो गया। क्या रेवेन्यू डन। अच्छा, मेन मेहनत हो गई क्योंकि आगे चीजें ना इन्हीं सबसे लिंक्ड है। ये मैंने पीछे डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, ये डिफरेंट तरीके से, थोड़ा राउंडिंग ऑफ का फर्क है, बाकी और कोई नहीं है। करना है नोटिस को तो कर लें, फिर मैं मेन कैश फ्लोस पे आता हूँ।
ठीक है, नोटेड। क्या था ये जी? 165 420 187 743 था, 213 860 229 066 245 312। ये हो गया रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट को देख के ना चीजें का आइडिया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। रेवेन्यू डन, रेवेन्यू डन। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में एक तो लिखा हुआ है 0.4 और उसके बाद पॉइंट नंबर 4, दोनों ही, ऊपर वाला 4 भी नीचे वाला 4 भी। ऊपर लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स, तो एक तो इसमें फ्यूल हो गया। अच्छा, फ्यूल का ताल्लुक नंबर ऑफ फ्लाइट से, नंबर ऑफ पैसेंजर से भी है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं है, नंबर ऑफ फ्लाइट। अच्छा, उसके अलावा पॉइंट नीचे वाले 4 में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल, यानी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हो गई फिर दो तरह की, एक फ्यूल और एक अदर देन फ्यूल। तो जो अदर देन फ्यूल है नीचे वाले पॉइंट 4 में, उनके बारे में कहा है कि उन्होंने 8% बढ़ना है। तो इससे लगता है कि शायद ये कोई वेरिएबल नहीं है, बस वैसे ही 8% बढ़ा रहे हैं, हो सकता है इन्फ्लेशन ही हो। और जो फ्यूल है उसके बारे में कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल लॉजिकल बात है कि फ्यूल का ताल्लुक फ्लाइट से होगा कि नहीं होगा? फ्लाइट से होगा। तो जो फ्यूल में फ्लाइट की ग्रोथ है वो ग्रोथ लगा दें, ये भी ठीक है, या फिर आप पर फ्लाइट फ्यूल निकाल के उसको नंबर ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें। जी जी, नहीं नहीं, वो तो है, मैं आपको सिर्फ ये फर्क बता रहा था कि जो नीचे वाला पॉइंट 4 है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल, इसको कहा है कि 8% ग्रो करेगी। इसको ये नहीं हम कह सकते कि वेरिएबल है कि नहीं है, बस उन्होंने कहा है 8% ग्रो करेगी। अब हमें नेचर नहीं पता ना इसकी क्या है, हो सकता है कहा होता कि ये मील है जो उनको खाना दिया जाएगा। अब जब खाना दिया जाएगा तो इसका मतलब वो पैसेंजर्स के साथ लिंक हो जाएगा, वो उसके नाम से पता चल रहा है कि पैसेंजर से लिंक हो जाएगा, तो उसको फिर हम नंबर ऑफ पैसेंजर से भी रिलेट करते हैं। लेकिन नीचे वाले पॉइंट 4 में कहा है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल, अब ये कौन सी है पता नहीं, तो हम खुद से इनको नंबर ऑफ पैसेंजर से रिलेट नहीं कर सकते। बस कहा है 8% ग्रो, तो बस 8% ग्रो। लेकिन जो फ्यूल है वो हमें उसके नाम से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ फ्लाइट से इसका लिंक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि फ्यूल पर फ्लाइट निकाल के नंबर ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें, और ये भी कर सकते हैं कि इनको फ्लाइट्स वाले ग्रोथ रेट से ग्रो कर दें। ठीक है ना? और पॉइंट नंबर बड़ा वाला 2, इसमें फ्यूल की भी परसेंटेज बताई हुई है। जो रेवेन्यू की परसेंटेज बताई थी इन्फ्लेशन वाली, तो वो फ्यूल की भी है। तो इसको ऐसे कह लेते हैं कि जो पिछले साल की फ्यूल कॉस्ट है उस पर फ्लाइट वाला ग्रोथ रेट भी लगा देते हैं और महंगाई वाली इन्फ्लेशन भी लगा देते हैं। ठीक है, मैंने पीछे शायद ऐसे किया हुआ है कि फ्यूल कॉस्ट पर फ्लाइट निकाली और फिर उसको नंबर ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई किया, वो भी ठीक है। या आप जिस तरह सेल्स ग्रो कराते हैं तो इसमें हम फ्लाइट्स वाली ग्रोथ भी डाल देते हैं और इन्फ्लेशन भी डाल देते हैं। तो फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट के लिए बस इतना बता देते हैं एग्जामिनर को कि लास्ट ईयर इनटू 1 प्लस जो फ्लाइट्स वाली ग्रोथ है, क्या हुआ? इकट्ठे क्या मतलब, क्या हुआ? नहीं, लेकिन उसने फ्लाइट्स के साथ नहीं ग्रो करना ना। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला पॉइंट 4 है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और एक नीचे वाला पॉइंट 4 है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल, 8% ग्रो करेगा। अब ये जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल है, क्या ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स के साथ भी लिंक्ड है और ये 8% सिर्फ महंगाई बताई हुई है? नहीं पता लग रहा ना,
हमें नहीं पता ना कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ये क्या उन लोगों की सैलरीज हैं बस जिनको सिर्फ महंगाई देनी है, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स वगैरह पायलट्स वगैरह होते होंगे, ये उन्हीं की कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ये एयरलाइन रेवेन्यू कमा रही है टिकट से, तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो डायरेक्टली सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनमें ये पायलट की तनख्वाहें ही होंगी, फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइट स्टाफ की तनख्वाहें होंगी। अब ये नहीं पता कि ये जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल है, ये कोई वेरिएबल चीज है या इसके अंदर फिक्स सैलरीज है, ये बात नहीं पता। और पॉइंट नंबर दूसरे वाले 4 से भी ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा कि ये शायद कोई फ्लाइट से लिंक चीज है। बस उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल 8% ग्रो करेंगे। तो इसको नंबर ऑफ फ्लाइट से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? नहीं जोड़ना है यार। फ्यूल तो नाम से ही पता चल रहा है कि उसका नंबर ऑफ फ्लाइट से होगा ताल्लुक, ये तो लॉजिकल बात लग रही है। लेकिन हमें नीचे वाले पॉइंट 4 में जो अदर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है वो नहीं पता कि उनमें क्या शामिल है। उनमें खाने की कॉस्ट शामिल है, उसमें फ्लाइट के स्टाफ जो हैं उनकी तनख्वाहें शामिल हैं, उनके बोनसेस शामिल हैं, हमें नहीं पता कि क्या क्या है इसके अंदर। तो जब उनका पता नहीं है तो उसको हम नंबर ऑफ फ्लाइट से नहीं जोड़ सकते। फ्यूल पता है, इसका है ही ताल्लुक फ्लाइट के साथ, इसलिए उसमें नंबर ऑफ फ्लाइट्स की ग्रोथ का फैक्ट लेंगे। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ बाकी सर्विसेज हैं उनका फ्लाइट्स के साथ लिंक जबरदस्ती नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप ये अज्यूम कर लें कि ये भी फ्लाइट्स के साथ लिंक्ड है तो ठीक है, अज्यूम करके डाल देते हैं। जी, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को मैंने दो तोड़ लिए। एक फ्यूल कॉस्ट हो गई जिसमें हमने फ्लाइट ग्रोथ भी डालनी है, और इन्फ्लेशन 2%, सब 2% है। 1.02। पिछले साल की फ्यूल कॉस्ट में फ्लाइट्स की ग्रोथ भी डाल लें और 1.02 भी कर लें, तो पिछले साल की फ्यूल कॉस्ट को बढ़ाते जाएं, फ्लाइट ग्रोथ भी लीजिएगा और इनटू 1.02 भी करिएगा। 73। अच्छा, अब ये कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट? ये मुझे लग रहा है फार्मूला मैंने सही नहीं लगाया। मुझे लग रहा है मैंने ये फार्मूला सही नहीं बनाया। ये आपको 2% हर साल का अलग अलग पावर के साथ लाना पड़ेगा, मुझे लगता है। हाँ, सर पहले साल का आंसर जो आया है उसी को ग्रो करें। ये जो 73496 दोबारा 1.02 हो जाएगा, तो ग्रो ये पिछले साल का फ्यूल क्या है? 69284। अब ये है लाइट्स इनटू फ्यूल कॉस्ट पर फ्लाइट। अब आप इसमें फ्यूल कॉस्ट का 1.02 लगाते जाएंगे। हाँ ठीक है, है? जो है वो पिछले हाँ ना, 1.02 इस पे होता जाएगा और 1.04 इस पे होता जाएगा। ठीक है, सही है ना? ऐसे ही है या मेरा नहीं दिमाग काम कर रहा? 77965 82705 877। सर ये गलत है, ये गलत है। 83500 89429 95779। ठीक।